दिलजीत दोसांझ की पिक्चर आई सतलज नाम से ZEE5 पर रिलीज हुई और 48 घंटे के अंदर ये पिक्चर हट गई है OTT प्लेटफॉर्म से, जिसके बाद से कयासों का दौर जारी है कि आखिर पिक्चर हटी क्यों, किसके कहने पर हटी, क्या वापस आ पाएगी। इस पिक्चर में ऐसा क्या विवादित था जो सिनेमा को हटाया गया 48 घंटे के भीतर। सोशल मीडिया पर एकदम बवाल कटा हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ कि हटा देगी क्योंकि इसमें तमाम ऐसी चीजें थी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी नहीं थी। तो पूरी कहानी क्या है? चांस की बात है कि ये सिनेमा मैंने भी देख लिया था, ये पिक्चर परसों रात मैंने देख ली थी। तो पिक्चर पूरी कहानी जाहिर सी बात है कि हम नहीं बता सकते, ना ही हम उतने प्रोफेशनल रिव्यूअर रखें पिक्चर का रिव्यू करके आपको बताएं। थोड़ा बेसिक प्लॉट मैं आपको बता दूंगा, मगर पंजाब में क्या कुछ चल रहा था, ये किस दौर की कहानी है, असल कहानी क्या है इसके पीछे की, ये सब बताने के लिए मेरे साथी विनय सुल्तान मौजूद है। मैं सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पिक्चर का नाम बता दूं, पिक्चर का नाम सतलज है। पिक्चर ZEE5 पे रिलीज होती है और पिक्चर में 1995 यानी कि 90s के दौर की कहानी एक फिल्माई गई है, जो कि एक जसवंत सिंह खालरा करके व्यक्ति थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने तमाम मुद्दे ऐसे उठाए थे जिसकी वजह से उस वक्त की सरकार असहज हो गई थी। और जो रियल की कहानी है उसमें बाद में उनकी जान चली जाती है और जो उसमें आरोपी होते हैं उनको सजा होती है। पूरी कहानी सुल्तान अभी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वही इसमें फिल्माया गया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ है लीड जसवंत सिंह खालरा के रोल में, और अच्छा अभिनय किया उन्होंने। अगर सिनेमा के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा उन्होंने अभिनय किया है। अब पिक्चर को मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो बहुत लोग कह रहे हैं भाई कि उस दौर में जो मिलिटेंसी के दौर में, पंजाब मिलिटेंसी के एक लंबे दौर से गुजरा जो हुआ, उस पर बहुत लोग इत्तेफाक रखते हैं, बहुत लोग आरोप और सवाल खड़े करते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरा पिक्चर है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सच आखिर सामने आ गया। दिलजीत दोसांझ का भी बयान आ गया। एक तो जब पिक्चर हटी तो उसमें उनका लाइव चल रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पिक्चर हट गई, कोई बात नहीं, पिक्चर सबने डाउनलोड कर ली, सब लोग देख लेंगे। और बाद में इनका ट्वीट भी आई, उसमें इन्होंने कहा कि जसवंत सिंह खालरा के साथ जो हुआ वही सिनेमा के साथ भी किया जा रहा है। इस तरह की बात सामने आई। आपको एक और बात बता दें कि ये सतलज नाम से जो मूवी अभी आई, ये पंजाब 95 नाम से भी 2022 में 3 साल पहले भी आने का प्रयास हुआ था। तब इसमें 100 से ज्यादा कट के साथ मूवी सेंसर बोर्ड ने कहा था तब रिलीज हो पाएगी, और उसको फिर रिलीज नहीं किया गया था, और अब ये रिलीज हुई और विवाद चल रहा है। जसवंत सिंह खालरा जो कीवर्ड है, अगर उसकी बात करें तो उस पर आएंगे, मगर जो लोगों के मन में सवाल है जसवंत सिंह खालरा की कहानी की बात करेंगे कि भाई ये सिनेमा हटा क्यों, किसने हटवाया, कौन है इसके पीछे। अभी तक जो जी सिनेमा की तरफ से मतलब ZEE5 के ऊपर ये रिलीज हुई थी और ZEE5 ने ये कहा है कि अभी उन्होंने मतलब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अभी के हालातों के हिसाब से हम इस सिनेमा को जो है OTT से अभी फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम आगे जो है लीगल तरीका देखेंगे, हम इसको किस तरीके से वापस लेकर आ पाएंगे। तो जी सिनेमा की तरफ से या ZEE5 की तरफ से या जी ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टता इस बारे में नहीं है कि उनको किसकी दबाव में उनको हटाया गया, दबाव था भी या नहीं, या उन्होंने अपने मन से हटाया, या क्यों, क्या वजह रही। ये जब तक जी सिनेमा जब ZEE5 जब तक ऑफिशियली उसको ना कंफर्म करे कि हमारा ये मोटिव था, इस मकसद से हमने हटाया, तब तक हम जो है हमको उसके ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए। वो सारी सरकार की तरफ से अभी तक कोई कयासबाजी, सफाई आई? कोई सरकार की तरफ से न ये कहा गया कि हमने हटवाया, ना सरकार ने इसका अपोज किया, क्योंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेशन दे के इस फिल्म को रिलीज करने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। इसका मतलब ये है कि सरकार की सहमति तो थी एक नहीं, लेवल पे। पहले दी थी। अभी तो मैं एक थ्योरी सुन रहा था सोशल मीडिया पे जो चल रही है कि पहले दी थी, अब इन्होंने नाम बदल के बिना जानकारी रिलीज कर दी। पॉसिबल है क्या ये नहीं, ये अगर पॉसिबल है OTT तो पे, फिर और बिना किसी कट के रिलीज कर दी, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, अगर ऐसा, अगर उन्होंने जो फ़िल्म जो सेंसर बोर्ड ने अगर ऐसा कुछ किया है और फ़िल्म सेंसर बोर्ड की मर्ज़ी के बिना अगर कोई ये इस तरीके से फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो फिर वो तो क्रिमिनली चार्ज्ड होंगे जो भी लोग जिन्होंने ये रिलीज़ किया, चाहे OTT प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे डायरेक्टर हों, सब लोग जो है वो चाहे एक्टर भी हों, वो क्रिमिनली, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ़ द लैंड जो है वो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड जिस कानून के तहत बना है और जो उसको प्रमाण 1953 का एक कानून है इसके हिसाब से, और वो प्रमाणित करता है हर पिक्चर को कि ये पिक्चर किस वर्ग दर्शक वर्ग जो है, किस उम्र के दर्शक जो हैं इसको देख सकते हैं, वो रिलीज़ हो सकती है, नहीं रिलीज़ हो सकती है। तो ये तमाम सारी तरीके की बात ये है कि जो मैं भी सुन रहा था वो ये था कि इसके अंदर जो है लगभग इनिशियल स्टेज पे जो है फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड ने ये कहा था कि लगभग 80 से 100 कट जो है बताए गए थे। अच्छा, सब कट जो हैं आप ये भी समझिए, कई सारे कट जो हैं
वो हर कट जो है पॉलिटिकली उसका कोई निहितार्थ हो ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पे भी जब फ़िल्में जाती हैं प्रमाणन के लिए तो उनमें 20, 25, 30 कट जो है सेंसर बोर्ड की तरफ से बताया जाता है कि आप जो है इनको थोड़ा-सा सेंसर कर लीजिए। लेकिन ये क्योंकि ये नंबर थोड़ा ज़्यादा था और क्योंकि ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो बहुत सेंसिटिव उसके ऊपर थी और पहला जो सेंसर बोर्ड का एतराज़ था वो उसके फर्स्ट टाइटल को लेके था, जिसका नाम दिया गया था गल्लूगारा। गल्लूगारा का मतलब होता है पंजाबी में मैसेकर मतलब नरसंहार और गल्लूगारा जो है वो सिर्फ़ एक टर्म नहीं है, एक शब्द नहीं है पंजाब में, पंजाब का एक बहुत पुराना इतिहास है। एक उस शब्द की एक लेगेसी है, एक इतिहास उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने जो है इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। दरअसल हुआ क्या है कि जब हम सिखों का इतिहास पढ़ते हैं, तो सिखों के इतिहास में 2 गल्लूगारा का बहुत ज़िक्र होता है, 2 मासेकर का बहुत ज़िक्र होता है। पहला है निक्का गल्लूगारा यानी छोटा गल्लूगारा, वो 1746 में हुआ था, उस समय लाहौर के मुगल गवर्नर होते थे याह्या खान और याह्या खान और उनके दीवान जो है लखपत राय, उन लोगों ने उस समय 7000 सिखों का पहले कत्ल किया। वो गुरदासपुर से पूरे पंजाब में जो है सिखों का परसिक्यूशन उस समय चल रहा था और 3000 सिख जो है कैप्टिव बनाए गए और मतलब उनको बंदी बनाया गया और बाद में उन 3000 सिखों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये 1746 का जो निक्का गल्लूगारा है ये और दूसरा गल्लूगारा है जिसको वड्डा गल्लूगारा कहते हैं या बड़ा मैसेकर कहते हैं, वो हुआ था 5-6 फरवरी 1762 को और इस मैसेकर को करने वाला आदमी था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली आप समझिए कि जिस समय अफ़गानों की रेड पंजाब में उस समय हो रही थी, उस समय कहावत चलती थी कि खादा-पीदा लाहेदा बाकी था अहमद शाहेदा। मतलब आपने जो खा पी लिया वो आपका है, बाकी सब अहमद शाह ले जाएगा। तो अफ़गान रेड्स के समय ऐसा हुआ कि सिख उनको चुनौती दे रहे थे लगातार और सिखों ने जो अफ़गान जो गवर्नर था उनको उनके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ रखा था। तो इसका बदला लेने के लिए जो है अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण करता है भारत के ऊपर और उस समय सिखों ने ये सोचा कि अहमद शाह अब्दाली से क्योंकि हमारी लड़ाई होगी तो ऐसे में औरतें और बच्चे जो हैं और बूढ़े उनको शिफ्ट कर दिया जाए क्यों ना बीकानेर की तरफ जो कि थार का डेज़र्ट है वहाँ पे जाके उनको वो सुरक्षित रहेंगे अहमद शाह अब्दाली से। तो एक वहीर जोड़ी गई, एक वहीर मतलब एक यात्रा एक आप सोचिए कि कारवां जोड़ा गया और उसकी रक्षा कर रहे थे जस्सा सिंह आहूवालिया जो कि आहूवालिया मिसल के सरदार थे। इसके अलावा सगरचकिया मिसल के सरदार महाराजा रणजीत सिंह के जो दादा थे चतर सिंह सगरचकिया मेरा अगर मैं नाम मेरे को अगर ठीक से याद हो रहा है, हो सकता है थोड़ी-सी मुझसे मिस्टेक भी हो जाए। तो वो इस पूरे के पूरे जो है 11 मिसलें जो है इसकी रक्षा करते हुए इसको ले जा रही थी इस पूरे के पूरे कारवां को और इस पे जो है जगह-जगह पे जो है अहमद शाह अब्दाली की तरफ से हमले हुए, इस पूरे कारवां पे, इस पूरे वहीर पे और उसमें 10,000 से 50,000 लोग जो हैं वो मारे गए। वो पूरा का पूरा अब मैं हम लोग कभी किसी दिन जब हम सुल्तान की डायरी में बात करेंगे तो इस पूरे के पूरे वडे गल्लूगारा के और इसमें जो मिलिट्री टैक्टिक्स अपनाई गई उसके ऊपर डिटेल में बात हाँ, करेंगे। उसमें अलग बात हाँ, करेंगे। ये तो लेकिन क्या थोड़ा-सा आपको ये सॉर्ट ऑफ है इतिहास बता रहे हैं सुल्तान। तो ये पस मंज़र है इसलिए घल्लूगारा जो है उसका एक हिस्ट्री है। कई जगहों पे 1984 में जो सिख मैसेकर हुआ उसको भी सिखों में कई जगहों पे 84 गल्लूगारा कहते हैं या 84 का हुँ। मैसेकर कहते हैं। तो ये मैसेकर जो शब्द है या गल्लूगारा जो शब्द है इसका पंजाब में पंजाब की हिस्ट्री में उसकी एक लेगेसी है और उससे कुछ विशेष किस्म की छवियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप जो है इस नाम का इस्तेमाल मत करिए। हुँ, फिर उन्होंने दूसरा नाम इस्तेमाल किया पंजाब 1995। हुँ, पंजाब 1995 सिर्फ 1 साल नहीं है। उसी साल जो है बेअंत सिंह की हत्या होती है अगस्त में हुँ। 1995 में। उसी साल जो है ये तमाम सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब जिसमें इनकी भी मौत जो है जसवंत सिंह खालड़ा की जो मौत है वो भी 1995 में होती है। हुँ। तो ये तमाम किस्म की चीज़ें जो है उस समय चल रही होती हैं और इस वजह से वो थोड़ा-सा सेंसिटिव दिखाई दे रहा था तो फिर उन्होंने वो करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में इसका फाइनली नाम रखा गया सतलुज क्योंकि जसवंत सिंह खालड़ा की जो बॉडी है वो सतलुज नदी से रिकवर हुई थी, इस वजह से उसको कनेक्ट बॉडी करते रिकवर हुए हुई थी? हाँ, बॉडी रिकवर हुई थी सतलुज रिवर से और इसकी वजह से जो है उनको सतलुज रिवर के नाम के ऊपर अच्छा इनकी जो पत्नी है जसवंत सिंह खालड़ा की परमजीत कौर, उन्होंने जो है इसको कहा कि जो ये फ़िल्म बनी है, हमने ये देखी, ये बिल्कुल जो है मेरे पति के जीवन के हिसाब से, उनके संघर्षों के हिसाब से बनी है और मैं अफ़र्म करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि फ़िल्म ठीक-ठीक बनी है, हम इससे खुश हैं, हमारी कोई आपत्ति इस फ़िल्म से नहीं है। हुँ। इसको दलजीत दोसांझ ने बाद में जो है रिट्वीट भी किया और कहा कि ठीक है, मतलब सतलुज के ऊपर हमारे को एक और जो है एक्सेप्टेंस जो है मिल गई है, एक स्वीकृति हमको मिल गई है उस परिवार से जो कि पीड़ित परिवार था, इस पूरी की पूरी घटना का। तो ये अब स्थिति जैसे है। कि अब क्या है कि पिक्चर की पूरी कहानी तो हम बता नहीं सकते भाई, एक हुँ, थोड़ा एथिक्स की बात होती है। हुँ, तो मैंने पिक्चर देखी है, विनय सुल्तान ने पिक्चर नहीं देखी है। तो कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जिन पे कहा जा रहा है कि जिन पे विवाद है हुँ, या जिनको फ़िल्म जिस तरीके से दिखाया गया है,
उसको बहुत लोग ठीक नहीं मान रहे हैं। तो मैं उन दृश्यों को बात करूंगा और उनकी असली हाँ, कहानी क्या था वो आप पहले समझाना बेहतर है दर्शकों को। सौरभ, हाँ, अपन पहले कहानी पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा पस मंज़र समझ लेते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किस बैकग्राउंड में ये कहानी गढ़ी जा रही थी। जसवंत सिंह खालरा की। जसवंत सिंह खालड़ा या हाँ, पूरा उस समय का पंजाब का परिवेश क्या था। ठीक है। तो पंजाब आप समझिए कि पंजाब में जो मिलिटेंसी आपको 80s में दिखाई देती है, उसकी जड़ें 80s में नहीं है। हाँ, दरअसल 1967 में भारत में एक ऐसा प्रयोग हुआ कि किसानों ने सत्ता के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, जिसको कहा गया नक्सलवाड़ी। हम्म, जो फर्स्ट वेव ऑफ नक्सलवाड़ी अपराइजिंग है, उसमें देश के तमाम कोनों पे ऐसे आंदोलन खड़े हुए जहां पे किसानों ने जो है हथियार जो है सरकार के खिलाफ उठा लिए थे, जिसमें सिर्फ बंगाल का नहीं था, बिहार में भी कई जगहों पे ये ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में उस समय ऐसी घटनाएं, तेलंगाना में इस किस्म की घटनाएं, और पंजाब मोटे तौर पे इसमें प्रभावित था। और जो पंजाब में नक्सल मूवमेंट की हिस्ट्री है, पंजाब में जो नक्सल मूवमेंट है, उसने एक तरीके से जो है 80s की मिलिटेंसी के लिए ग्राउंड तैयार किया। क्योंकि 1970-72 के आसपास जो है वहाँ पे मिलिटेंसी की घटनाएँ शुरू हो गई थी। एक संजय काक की बहुत दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है, रेड आंट्स ड्रीम। उसमें जो है पंजाब की जो नक्सलवाड़ी की जो पहली वेव है, उसको किस तरीके से देखा दिखाया गया, और उसमें तमाम सारे जो है कवि उस समय निकले। अवतार सिंह संधू पास जो हैं उसी नक्सलवाड़ी लहर के कवि थे, और जिनको बाद में खालिस्तानियों ने मार भी दिया, उनकी हत्या कर दी नरसंस्था के साथ में। तो तमाम ऐसे जो है कवि, कई इंटेलेक्चुअल, कई छात्र जो है वो नक्सलवाड़ी मूवमेंट से जुड़ गए उस समय। अच्छा, तो उसके बाद में जो है जब 80s में ये खालिस्तानी मिलिटेंसी शुरू होती है, तो 84 आप ये समझिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमले में मारा जाता है। आप कहिए कि उनके अंगरक्षक थे, लेकिन उनको मैनिपुलेट करना, उनको उस मिशन पे लगाना, ये बात पीछे से जो है वो खालिस्तानी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही कर रहे थे। और उसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में सारे समीकरण बदल जाते हैं। एक तरफ जो है जो निर्दोष सिख हैं, खासतौर पे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ पे सिख जो हैं माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं पंजाब से इतर, वहाँ पे उनके ऊपर हमले होते हैं, उन निर्दोष सिखों को जो है मारा जाता है, जिसको 84 का गल्लू-गारा भी कहते हैं पंजाबी में। 84 का जो मासकर है वो। और उसके बाद में जो है दूसरी तरफ ये होता है कि पंजाब के अंदर भी इस किस्म की घटनाएँ होना शुरू होती हैं कि बसों को रुकवाया जाता है, बाकायदे सिखों को नीचे उतारा जाता है, उनमें से हिंदू अलग छाँटे जाते हैं और उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो 80 के दशक का पंजाब और 90 के दशक का पंजाब बहुत कोई खूबसूरत पंजाब नहीं था, जैसा अ, जो यशपाल फ़िल्म्स में आपको यशराज फ़िल्म्स में वाह यार, आपको, मैं को हाँ, यशपाल कौन आ हाँ, गया। माफ़ कीजिए, हम्म, यशराज फ़िल्म्स में जैसा दिखाया हम्म, जाता है कि सरसों के पीले खेत और जो हम्म, है शाहरुख खान वहाँ पे टहल रहा है काजोल के साथ में, वैसा नहीं था। बहुत खूनी दशक जो था, 80 का दशक था। और उस समय होता ये है कि 92 में जो है 84 से जाके 92 में पहली बार इलेक्शन होते हैं। और उससे पहले जो पुलिस की, और पंजाब में ख़ास बात ये थी मिलिटेंसी के लिए जो लड़ रहा था फ़ोरफ्रंट पे, हम कश्मीर में देखते हैं, मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे मिलिटेंसी के खिलाफ जो है या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़ रही होती हैं या वहाँ पे आर्मी जो है वहाँ पे ऑपरेशंस कर रही होती है। पंजाब में ऐसा नहीं था, पंजाब में जो ऑपरेशंस है वो पंजाब पुलिस कर रही थी। हम्म, फोर फ्रंट पे वही लड़ रही थी। और उस पंजाब पुलिस ने उस समय तक 90 का दशक शुरू होने के आसपास जो है पंजाब पुलिस ने जो तमाम जो वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, चाहे खालिस्तान कमांडो फोर्स है, चाहे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, चाहे भिंडरेवाला टाइगर फोर्स है, इन तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लीडरशिप थी, टॉप क़यादत थी, उसको या तो मौत के घाट उतार दिया था या उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो ये स्थिति वहाँ पे 90 के दशक की शुरुआत में बनी हुई थी। 92 में वापस इलेक्शन होता है पंजाब में लंबी मिलिटेंसी के बाद में, और वहाँ पे 92 के इलेक्शन को ऐसा माना जाता है कि बैक टू नॉर्मलसी जो है पंजाब वापस जा रहा है, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा और है। बेअंत सिंह बनते हैं मुख्यमंत्री उस और वक्त। बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन पंजाब में स्थिति ये थी कि जो बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे वो तो साफ हो गए, उनकी लीडरशिप साफ हो गई थी। लेकिन पंजाब के गाँव में खास तौर पे जो जिले कस्बे के लोग हैं, वहाँ पे जो है खालिस्तानी मिलिटेंट्स का ठीक-ठाक समर्थन था। और वहाँ पे ये जो मिलिटेंट हैं उनके लिए पनाहगाहें थी, वहाँ पे उनको राशन पानी मिलता था, उनकी सप्लाई लाइन चलती थी। तो एक सपोर्ट जो है वहाँ की जनता में मिलिटेंसी को लेके था। और पंजाब में 3 बड़े इलाके हैं जिनको हमारा जो अभी भारतीय पंजाब है उसको 3 बड़े इलाकों में हम मोटे तौर पे देख सकते हैं। एक तो माझा का इलाका है जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से लगता हुआ अमृतसर, तरन तारण वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, ये माझा माझा कहलाता है ये इलाका। दूसरा इलाका दोआब का इलाका है जिसमें जालंधर लुधियाना वाला ये इलाका है जो प्रॉस्परस इलाका है। तीसरा इलाका जिसको हम मालवा कहते हैं, जिसमें संगरूर, पटियाला ये डिस्ट्रिक्ट है, मुक्तसर वगैरह। तो नक्सलवाड़ी जो लहर थी वो
थी मालवा के इलाके में। और जो खालिस्तानी लहर का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था वो था अमृतसर और आसपास के जिलों में, बाबा बटाला में, आपका तरन तारण जो में, पाकिस्तान बॉर्डर वाला पाकिस्तान बॉर्डर वाला जो इलाका है। तो यहाँ पे और माझा का जो इलाका है वो उसका आधा इलाका जो लाहौर से उस साइड वाला इलाका है वो उस साइड के पाकिस्तान में चला गया। लेकिन माझा के लोग जो माने जाते हैं, माझल जो माने जाते हैं पंजाब में, वो लड़ाकू किस्म के लोग माने जाते हैं, वो जुझारू किस्म के लोग माने जाते हैं। पुराना जो उनका इतिहास रहा है वो वैसा रहा है। तो माझा में सबसे ज्यादा जो है वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट आपको दिखाई देता है पंजाब में। और यहाँ पे होता ये है कि 90 के बाद में जब बेअंत सिंह बनते हैं तो फिर वो ये इकोसिस्टम तोड़ना शुरू करते हैं। केपीएस गिल जिनको हटा दिया गया था 89 के आसपास, उनको वापस, केपीएस गिल जो कि उस वक्त कंवरपाल सिंह गिल, हाँ, तो वो बहुत वापस चर्चित पुलिस ऑफिसर रहे हैं। और अगर आप जिन्होंने सिनेमा देखा है उनको एक अलग रोल में दिखाया गया है और उनका नाम अलग दिखाया गया है, उसमें बिट्टा करके दिखाया गया है ऑफिसर के तौर पे। जी, क्या उनकी केपीएस कहानी है? गिल जो है वो वापस उनको लाया जाता है। केपीएस गिल वापस पंजाब पुलिस में के सदर बनते हैं, डीजीपी बनते हैं। और उन्होंने फिर जो है ये जो इकोसिस्टम जो गांव में, कस्बों में, खासतौर पर माझा के इलाके में खालिस्तानियों के लिए चल रहा था, उस इकोसिस्टम को तोड़ना शुरू करते हैं। और उसमें होता है कि पंजाब पुलिस बड़े पैमाने पे एनकाउंटर करती है। 1992 अकेला ऐसा साल होता है जिसमें 2119 लोगों का एनकाउंटर करती है पंजाब पुलिस। 2119 बड़ा नंबर है। बहुत हम बड़ा जब नंबर है। हम पीक मिलिटेंसी जब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तब इस किस्म के नंबर हमको दिखाई देते हैं कि मतलब 96, 97, 98, 2000 के आसपास जब मिलिटेंसी वो अपने चरम पे होती थी, तब फौज जो है 2000, 2500 एनकाउंटर कश्मीर में करती थी। तो वो स्थिति वहां पे होती है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां पे मिलिटेंसी का क्या क्या स्थिति रही होगी। और उसके बाद में ये होता है कि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे ये होता है, खबरें आना शुरू होती हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं। गायब हो गाँव गाँव से बच्चे, लड़के, जो नौजवान हैं वो गायब हो रहे हैं। और इसका काफ़ी हल्ला मचता है। और हल्ला मचने की शुरुआत होती ये है कि 26-27 मार्च 1992 को पायनियर करके एक इंग्लिश अखबार है, वो एक रिपोर्ट छापता है। अच्छा, रिपोर्ट का आधार होता है राजस्थान सरकार की तरफ से पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा एक खत लिखा जाता है, जिसमें वो नाराज़गी, मतलब कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि आपके यहाँ से जो कनाल हमारी तरफ आ रही हैं, जो गंग नहर जिसको कहा जाता है, जो कनाल हमारी तरफ आ रही हैं, उसमें लाशें तैर के आ रही हैं। और जब हम होता ये है कि जब वो फ्लो में जा रही होती हैं तब तो पता नहीं लगता, लाशें अंदर बैठ जाती हैं। जब हम कनाल को रिपेयर करने के लिए उसका फ्लो रोकते हैं, तो लाशें जो हैं तैर के ऊपर आ जाती हैं। और इसकी वजह से हमको रिपेयर जो करने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी परेशानी पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और कनाल में क्यों लाशें आ रही हैं इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करिए। तो पायनियर जो है वो इस रिपोर्ट को करता है और कहता है कि जो तमाम पंजाब में जो डिसअपीयर्ड लोग हैं, जो कि गुमशुदा लोग हैं, वो दरअसल जो है उनको सरकार ने मार दिया है। और यहाँ से जो है सारी बात शुरू होती है। अच्छा, अब जो इस फ़िल्म के जो मुख्य किरदार हैं, जसवंत सिंह खालड़ा, जी, इनके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। हाँ बताइए। जसवंत सिंह खालड़ा जब पढ़ रहे थे, तो उस समय जो छात्र आंदोलन के दौरान जो है, छात्र जीवन के दौरान वो लेफ्ट की राजनीति से जुड़े हुए थे। मतलब उनका एक माइंडसेट जो है लेफ्टिस्ट था और वो लगातार जो है आंदोलनों में बतौर एक एक्टिविस्ट काम करते हुए आ रहे थे, लंबा उनका इतिहास था। और नौकरी के बाद भी मतलब उन्होंने बाद में जो है काफ़ी समय पढ़ाई खत्म होने के बाद भी उन्होंने एक्टिविज़्म किया और लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ में तमाम मोर्चों पे वो प्रदर्शनकारी के तौर पे रहे। उसके बाद में वो बैंक की एक नौकरी कर लेते हैं और बैंक की नौकरी करने के बाद में लेकिन उनका रुझान जो है वो एक्टिविस्ट किस्म का ही होता है। और वो शिरोमणि अकाली दल का जो मानवाधिकार विंग है, उसके महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं उस समय। तो होता क्या है कि उनके एक बहुत करीबी मित्र होते हैं दारा सिंह। अब दारा सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और दारा सिंह को जब गिरफ्तार किया जाता है 1994 के में, तब वो जो है अपने मित्र को ढूंढना शुरू करते हैं। और ढूंढते-ढूंढते उनको पता लगता है कि अमृतसर में एक मंदिर पड़ता है, दुर्गायाना मंदिर, मतलब दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ का एक शमशान घाट है। तो दुर्गायाना मंदिर का जो शमशान घाट है, वहाँ पे उनको क्रिमिनेट कर दिया गया है, उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया है। ये पहला केस होता है जो जसवंत सिंह खालड़ा को पता लगता है। और उसके बाद में जो है इस पूरे के पूरे मामले को अपने 2 साथी होते हैं, जिसमें जसपाल सिंह ढिल्लों और अमरीक सिंह मुक्तसर, जो इनके 2 साथी होते हैं, इन दोनों के साथ में ये तमाम चीज़ें जो मौतें हो रही होती है रहस्यमय तरीके से, या मतलब जो लोग फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो हो रहा होता है, लोग अचानक से गायब हो जा रहे थे, उनका जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। और फिर वो रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं। पहले अमृतसर का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जन्म कितने लोगों को हुआ, मौत कितने लोगों को हुई, ये
जो रजिस्टर हैं उनको खंगालना शुरू करते हैं, फिर शमशान घाट के रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करते हैं। जहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे लकड़ी की जो रजिस्टर्ड है कि कितनी लकड़ी किस तारीख को आई और कितने लोगों का, क्योंकि आप जब लकड़ी एलोकेट करते हैं शमशान घाट में तो आपको ये लिखना पड़ता है कि ये कौन है, कौन किसके नाम पे है। और ये तो वो रिकॉर्ड्स उन्होंने जो है खंगालना शुरू किए, और खंगालने के बाद में उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो बनाई, और 16 जनवरी 1995 को वो करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमृतसर में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि पट्टी का जो शमशान घाट है अमृतसर का, वहां से 400 लोग गायब हुए हैं। तरन तारण में 700 लोग ऐसे हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और दुर्गाना में 2000 के तकरीबन ऐसे लोग हैं 1991 से लेके अक्टूबर 1994 के बीच में जिनका अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी जिनका अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा कर दिया गया। अच्छा, अब कोई भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है, अनक्लेम्ड बॉडी होती है जिसका कोई परिजन का पता नहीं लग पाता है, जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति में होता ये है कि पुलिस के पास में एक प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले जो है वो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को ऑफर करिए कि क्या वो करना चाहते हैं। अगर वो ना करें और कोई भी ऑप्शन नहीं बचे तब जाके जो है पुलिस उनका अंतिम संस्कार करती है, और अंतिम संस्कार करने से पहले आपको जो है उनका तमाम रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। कम से कम जो उस जमाने का चल रहा हो बायोमेट्रिक होता है, चाहे उनके फिंगरप्रिंट के निशान हैं, उनकी कोई निशानदेही है कि यहाँ पे चोट थी या किस किस्म के कपड़े पहने थे, तो वो सारा ब्यौरा आपको लिखना पड़ता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये कहना था जसवंत सिंह खालड़ा का। और उसके बाद में ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको देश और दुनिया की तमाम जो है प्रेस उसको छापती है। ये पूरी रिपोर्ट जो है बड़े पैमाने पे छपती है। वो रिपोर्ट भी एक जारी करते हैं जिसमें जसपाल सिंह ढिल्लों और उनके दस्तखत होते हैं, और ये रिपोर्ट जो है उसको बाद में तमाम जगहों पे तमाम अखबारों में उनकी रिपोर्ट छपती है उसके बिना पे। और इससे पंजाब जो सरकार है, पंजाब पुलिस बहुत दबाव में आ जाती है। तो इसके 2 दिन बाद जो है केपीएस गिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि ये जितने लोग आपको गायब दिखा रहे हैं, हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं फेक आइडेंटिटी के साथ में विदेश चले गए हैं, कनाडा और बाहर के देशों में चले गए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आईएसआई जो है सर्टेन संगठनों को पैसा दे के जो है मिलिटेंट ऐसे फैमिली जिनके घर का कोई सदस्य मिलिटेंट रहा और मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, उनको पेंशन भी पहुंचवा रही है, सर्टेन संगठनों को पैसा दे रही है ताकि यहाँ पे मिलिटेंसी जिसको हमने काबू पा लिया 10 साल के अंदर उसको फिर से वो रिवाइव करें। तो ये केपीएस गिल के जो है का जवाब भी, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं कि हमने जो है फोर्स डिसअपेरेंस हुई है, और या वो कंप्लीटली वो डिनाई कर देते हैं। और इसके तुरंत बाद जो है केपीएस गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अगले ही दिन 19 जनवरी 1995 को खालड़ा फिर से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं वो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतसर में वो केपीएस गिल को खुली बहस की चुनौती दे देते हैं कि आप आइए हमारे साथ खुली पुलिस की चुनौती, अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन इन मामलों में की है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी हमको दिखाई जाए। भाई आपने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टिगेशन की होगी, कागज पे कहीं गए होंगे, वेरीफाई करने की कोशिश की होगी, तो हमसे तो वो इन्वेस्टिगेशन का है वो हमको दिखाई जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में 2000 लोगों के नाम आ चुके हैं अमृतसर में, और हम उनको जो है सीरियल वाइज जो है जारी करेंगे जल्द ही। तो ये खालड़ा कहते हैं, और यहाँ से जो है केपीएस गिल और जो है इनके बीच में तनातनी जो है शुरू हो जाती है। अब केपीएस गिल क्या करते हैं कि केपीएस गिल रोपड़ में एक एसएसपी होते हैं अजीत संधू। अजीत संधू पंजाब में मतलब कोई आईपीएस अफसर नहीं थे, वो पंजाब की जो पुलिस सर्विसेज थी वहां से वो अफसर चुन के गए थे, जो मतलब सामान्य तौर पर हमारे जो राज्य लोकसेवा आयोग की जो स्टेट पुलिस की जो सर्विसेज है उससे गए थे, लेकिन 4-5 साल के भीतर ही जो है उनको आईपीएस प्रमोट कर दिया गया। उनको उनके बारे में ये फेमस था कि बहुत नोटोरियस अफसर थे, बहुत मतलब हार्ड टास्क मास्टर कह लीजिए, नोटोरियस कह लीजिए, जो कि मतलब अपना टास्क पूरा करने के लिए कानून को बहुत जो है आड़े नहीं आने देते थे। तो उनके ऊपर जो है तो उनको रोपड़ से वापस तरन तारण लेके आया जाता है कि तरन तारण आपकी वापस पोस्टिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार खालड़ा जो है उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। और उसके बाद में 27 फरवरी 1995 को, अब ये समझिए कि घटना जो है 16 जनवरी से शुरू हुई, 27 जनवरी तक हम पहुंचे हैं, और सारा मामला 6 महीने के भीतर जो है 16 जनवरी 27 जनवरी 16 जनवरी से 27 फरवरी। हाँ, तो ये एक महीना नहीं, ये यहाँ जहाँ से ये खालड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं 16 जनवरी 1995 से लेके, और खालड़ा की मौत तक जो है सितंबर 1995। तो 7-8 महीने में जो है ये सारा घटनाक्रम उतने छोटे से आप ये समझिए वो
टाइमलाइन में सिमटा हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि 27 फरवरी 1995 को जो है खालड़ा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हम मेरे को एक कांग्रेस एमएलए ने मिलने बुलाया और मेरे को ये कहा कि आप जो है सरकार के खिलाफ ये जो डिसअपियरेंस वाली जो मुहिम आपने छेड़ रखी है, उस मुहिम को आप बंद कर दीजिए। अदरवाइज़ जो है आप भी किसी दिन एक अनआइडेंटिफाइड जो लाश में तब्दील हो जाएँगे। ये मेरे को कहा गया है आपको आप तक सबक पहुँचाने के लिए और ये जो है हम आपको पहुँचा रहे हैं। तो खुद बेनामी लाश बन जाएँगे बेसिकली। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बेअंत सिंह और जो है केपीएस गिल मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब में 25,000 लोग अब यहाँ वो पहली बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25,000 का डाटा देते हैं, 25,000 मतलब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो डाटा दिया है वो 3 जिलों का था। उन्होंने कहा हाँ, पूरे पंजाब में ये आंकड़ा 2 25,000 जिलों हो का सकता है। 2 जिलों की 3 श्मशान घाटों का इलाका था। हाँ। तो उनका अंदाज़ा या जो भी उनकी गणित रही हो, यहाँ वो पहली बार नाम लेते हैं कि 25,000 लाश जो पंजाब में जो अनआइडेंटिफाइड थी, उनका मुद्दा कभी शांत नहीं हुआ। आप मेरे को मारना चाहते हैं, मार दीजिए। ये तमाम किस्म की बात और फिर उन्होंने जो तरन तारण के एसएसपी थे अजीत सिंह संधू, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि इस आदमी ने जो है तरन तारण में 1,000 लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इसको जो है वापस ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया है रोपड़ से, वो मेरी वजह से लाया गया है, मेरे ऊपर हमला करने के लिए लाया गया है और पहले से ही इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं फोर्स डिसअपियरेंस के। उसके बावजूद जो है इसको प्रमोशन भी दिया गया और इसको फिर तरन तारण लाया गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जसवंत सिंह खालड़ा एक तरफ केपीएस गिल के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी, दूसरा इन अजीत सिंह जो कि लोकल एसएसपी थी, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, तीसरा वो बेअंत सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे, उनको भी निशाने पे ले रहे थे। अब मार्च 1995 में जो है वो उनकी यूएस यात्रा होती है। वो यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ पे वहाँ सिख डायस्पोरा जहाँ पे रह रहा होता है जसवंत सिंह पंजाबी खालड़ा हाँ, जी। जसवंत सिंह खालड़ा और फिर वो जुलाई में एक और यात्रा करते हैं और वहाँ जाके वो तमाम ये जो उनकी फैक्ट फाइंडिंग थी, उसको वो रखते हैं और कहते हैं कि पंजाब पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो ये सारा मामला अब ये इंटरनेशनल भी लेके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में भी उनकी खटपट चल रही है, केपीएस गिल के साथ में भी उनकी खटपट चल रही है, लोकल एसएसपी के साथ में भी। तो ये एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे बन रही है। मतलब मैं एक आपको सामने खाका खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बीच होता ये है कि अगस्त 1995 में बेअंत सिंह की एक कार धमाके में मतलब जो है उनके ऊपर हमला होता है और कार खुदकुश किस्म का हमला होता है और उसमें जो है बेअंत सिंह की मौत हो जाती है। और बेअंत सिंह जो पंजाब की सिटिंग सिटिंग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे उस वक्त। है ना? और उनकी कार धमाके में जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में तो ये एक चौथा एक परिस्थिति मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि क्या परिस्थितियाँ उस समय थी। मतलब हो सकता है कि मैंने पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन मैं एक स्पष्ट खाका जो है आपके सामने खींचना पिक्चर चाह में रहा क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप हूँ। कहानी हाँ, जो ओरिजिनल है वो बता रहे हाँ, हैं। मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ हुँ, कि परिस्थितियाँ किस तरीके से बन रही, हुँ, किस तरीके का बिल्डअप बन रहा था जिस समय जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या की जाती है। और उसके बाद में सितंबर को जो है तुरंत बेअंत सिंह की मौत के बाद में 6 सितंबर 1995 को होता ये कि सुबह को 9 सवा 9 की बात होती है, 9:20 जो सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से जो समय है वो 9:20 का है। तो 9:20 में जो कबीर पार्क है अमृतसर का, वहाँ का मकान नंबर 8 होता है और उसके बाहर ये जसवंत सिंह खालड़ा का घर है और उसके बाहर वो अपनी कार वॉश कर रहे होते हैं। उस समय अजीत अखबार जो है अमृतसर से निकलने वाला उसके पंजाबी अखबार अजीत पंजाब में अभी भी चलता है, बहुत मकबूल अखबार है, बहुत पुराना अखबार है। तो उसके एक संवाददाता होते हैं राजीव सिंह रंधावा, वो उनके घर के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो अपनी कार वॉश कर रहे होते हैं। इसी बीच में होता ये है कि एक आसमानी कलर की जो है स्काई ब्लू कलर की एक वैन उनके घर के सामने आती है और उसके पीछे एक सफ़ेद जिप्सी भी खड़ी होती है। जो जो सफ़ेद जिप्सी होती है उसमें डीएसपी अशोक कुमार होते हैं और डीएसपी जसपाल सिंह होते हैं। जबकि ये ब्लू वैन जो होती है उसमें 3 लोग जो होते हैं पुलिसकर्मी होते हैं और ये जो है इसमें जसपाल सिंह इनको कहते हैं जसवंत सिंह खालड़ा कि आप चलिए आपसे एसएसपी संधू मिलना चाह रहे हैं और उनको लेके जो है वो वहाँ से जाते हैं। और यहाँ के इस घटना के बाद में इनका कुछ भी पता नहीं लगता कि ये कहाँ गए, कैसे गए और 2 महीने बाद जो है इनकी लाश मिलती है सतलुज में और तब ये सामने आता है। उनके साथ में एक एसडीपीओ होते हैं वहाँ पे कुलदीप सिंह उस समय जेल में होते हैं। वो इस घटना का खुलासा करते हैं कि मेरे सामने ही जो है उनके साथ में किस किस्म के ये टॉर्चर सब जो है खुलता है मगर सब कहानी खुलती कोर्ट में। कोर्ट में सीबीआई सीबीआई जांच। जब ये इनकी लाश मिलती है उसके बाद में बहुत हल्ला होता है पंजाब में कि लाश सुप्रीम मिलने के बाद सीबीआई जांच होती है कि
हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी जब ये इनका डिसअपीयरेंस होता है, बाद में ये आशंका जताई जाती है कि ये मर गए। उसके बाद 2 महीने बाद में तकरीबन जो है अक्टूबर के आसपास जो है इनकी लाश मिलती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनकी मौत के मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो अनुशंसा करती है। उसके बाद में सीबीआई इंक्वायरी होती है और सीबीआई इंक्वायरी में होता क्या है कि इनको पता लगाया जाता है कि इनको पहले थाने में रखा गया, टॉर्चर किया गया। फिर टॉर्चर करने के बाद में इनको 2 बुलेट्स जो हैं मार के इनको मौत की नींद सुला दिया गया। और इसमें जो है डीएसपी जसपाल सिंह जो हैं और कांस्टेबल अमरजीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। उसके अलावा सतनाम सिंह, सुखविंदर पाल और अन्य जो भी आरोपी थे उनको 7 साल की सजा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो ये केस जो है जसवंत सिंह खालड़ा का ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जिसमें पुलिस अधिकारियों को सजा हुई थी बड़े पैमाने पे और मतलब मौत के मामले में। और ये अकाउंटेबिलिटी का भी मामला था क्योंकि इसी किस्म के आरोप उस समय जो हैं कश्मीर में भी लग रहे थे तमाम जगहों पे कि जो फोर्सेस हैं वो मतलब डिस्प्रपोर्शनेट और अननेसेसरी जो है फोर्स का इस्तेमाल करती हैं वहाँ के नागरिकों के खिलाफ जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वहाँ पे। तो ये केस जो है जसवंत सिंह खालड़ा का हालांकि 2005 में इसका फैसला आया था लेकिन इसको देखा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स की गई। तमाम जो वहाँ पे सिख मिलिटेंसी के दौरान जो पुलिस के द्वारा जो तमाम ऐसे फर्जी एनकाउंटर किए गए जहाँ पे सिविलियंस को उठा के गायब किया गया, उस मामले में कहीं न कहीं जाके अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। इसको 2005 के केस को इस तरीके से देखा जाता है। तो ये बिल्कुल। पूरा मामला जो है हम्म। ये है तो इनका। ये पूरी कहानी जसवंत सिंह कालरा पंजाब में उस वक्त क्या सिनेरियो था, बेन सिंह जो कि उसमें मुख्यमंत्री थे और सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जान जाती है, उस घटना के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि जो सिनेमा है उसमें भी जो मुख्यमंत्री है नाम दूसरा है, उनकी भी हत्या होती है और उसमें एक पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति जाता है, गाड़ी बैठता है मानव बम की तरह और वो फट जाता है और उसमें साथ में और लोगों की जान भी जाती है। उसमें भी ये जो है कि बेन सिंह की जो हत्या होती है उसमें भी पुलिस जो होती है वहाँ की जो उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और वो जो है मदद करते हैं असैसिन और उनकी कार में जो है आरोपी कौन था? खान। उसमें अब इन्होंने जो मतलब जो आप मेरे को बता रहे हैं दरअसल है क्या कि जब जुलाई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जसवंत सिंह खालड़ तो उस समय वो बलबीर सिंह नाम के एक पुलिस कांस्टेबल का उदाहरण देते हैं कि बलबीर सिंह संधू जो हैं उनके साले को जो है फोर्स डिसअपीयरेंस किया गया था जबकि वो खुद पुलिस में कांस्टेबल थे और वो तमाम कोशिश करते हैं अपने साले का पता लगाने की लेकिन नहीं लग पाती है। उसके बाद में बलबीर सिंह के ससुर जो हैं वो एक याचिका दायर करते हैं हाई कोर्ट में चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है मतलब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट वहाँ पे और उसके ऊपर जो है एसएसपी संधू की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि आप इसको याचिका को कहिए कि वापस ले लें। जब याचिका वापस नहीं लेती हैं तो बलवीर सिंह की पोस्टिंग ऐसी जगहों पे कर दी जाती है जो मतलब बिल्कुल दूर दराज का इलाका होता है। उसके बाद उनको छुट्टियां डिनाई कर दी जाती हैं। इतना परेशान किया जाता है मानसिक तौर पे कि वो मानसिक तौर पे बीमार रहने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कहानी है। तो ये मेरे को लगता है कि जो आप मेरे को अभी कहानी बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड तो 2 कहानियों को मिला दिया गया है। और इसमें आरोपी जो है वो मतलब अभी मैं क्योंकि उस केस को बहुत डिटेल में पढ़ के नहीं आया तो मैं पर सही कोई खालिस्तानी ग्रुप था उससे जी, जुड़ा? जी। 2 लोग थे, 2 असैसिन जहाँ तक मेरे को याद है। तो 2 असैसिन थे जिनको और उन्होंने जो है इनकी एम्बेसडर कार में ठीक-ठाक बम जो है वो आरडीएक्स जो है वो प्लांट किया था और वो उस कार के जो है चीथड़े उड़ गए थे, ऐसे थे और उसमें काफ़ी सारे जो हैं इनके सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। 6 या 7 मेरे को एग्ज़ैक्ट गिनती मेरे को अभी याद नहीं, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था। जो मैं सोशल मीडिया का आपको ज़िक्र कर रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो घटना है, उसको बहुत ही पॉज़िटिव सेंस में दिखाया गया है कि मतलब उस व्यक्ति ने जैसे बदला लिया हो मुख्यमंत्री से और हत्या कर दी। तो असल में क्या ऐसा कुछ था? और बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे खालिस्तानी जो ख़्याल है उसको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा लोग ऑब्जेक्शन जता रहे हैं इस फ़िल्म को लेकर। नहीं, आप ये समझिए कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटिंग सीएम को अगर आप जो है उड़ा दे रहे हैं और उसको फिर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो वो जस्टिफाई कहीं से भी नहीं होगा। सिटिंग सीएम हो मतलब एक भी इंसान को जो कि हकनाहक मारा जाए तो वो कैसे जस्टिफाई अब करेंगे? इसका सिर्फ सीएम काउंटर जो है वो उल्टा है कि भाई स्टेट अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस जो कि स्टेट ड्रिवन होती वो गलत इस्तेमाल कर रही थी और बेगुनाह लोगों को मार रही थी, जिसको इन्होंने एक्सपोज किया और उसके बाद इनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए, एक ही तर्क है। हाँ, तो मतलब ये आप ये समझिए कि खालड़ा साहब जो जसवंत सिंह खालड़ा हैं, इनको ह्यूमन राइट
वायलेशन या ह्यूमन राइट की रक्षा के तौर पे जो है उनको चैंपियन के तौर पे देखा जाता है आज भी। तो ना सिर्फ सिख कम्युनिटी में, देश के दूसरे इलाकों में भी, कि जिस साहस से उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के पुलिस फोर्सेस को चुनौती दी। जिस समय केपीएस गिल के साथ खिलाफ जो है पूरे पंजाब में पत्ता नहीं हिलता था, उस समय खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम केपीएस गिल को चुनौती देना। अच्छा, केपीएस गिल ने जब काम किया। केपीएस गिल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक एंगल ये भी चल रहा है कि ये फिल्म इसलिए डाउन कराई गई हुँ, क्योंकि केपीएस गिल कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हुँ, हैं उनके सलाहकार होते थे जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री होते थे 2002 के दौर में, और उनकी दोस्ती रही है, और इस फिल्म में उनको बैड सेंस में दिखाया गया, बैड फ्रेम में दिखाया गया, इसलिए डाउन करा दी गई। केपीएस गिल केपीएस गिल की कहानी क्या है, आप क्या केपीएस सोचते हैं? गिल अब तो महरूम महरूम हो चुके हैं, हम्म, लेकिन केपीएस गिल का अपना बचपन जो है हम्म, वो बहुत मतलब कि उसमें भी बहुत ट्रेजेडी रही। वो जब आज़ादी के समय जब पाकिस्तान बंटा तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे भारत, और उस समय ये स्थिति बनी कि उनके खुद के पिता ने हम्म, उनकी घर की महिलाओं का जो है सर कलम कर दिया था कि इससे बेहतर है कि वो मतलब जो दंगाइयों के हाथ में लगे, मुसलमानों के हाथ में लगे, इससे बेहतर जो है हम उनका सर कलम कर देते हैं। तो उसमें से एक जो अपनी सिस्टर है उसको केपीएस गिल जो है बचा के ले आए थे। उसकी कहानी कभी हम आपको और सुनाएँगे। लेकिन केपीएस गिल के बारे में आप ये समझिए कि आदमी का अच्छा या उसके काम को जो है आप शांति के समय में नहीं जो है उसका आलोचना या प्रति-आलोचना कर सकते हैं जब समय कॉन्फ्लिक्ट का हो। कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में जो आदमी कदम उठाता है वो हम हो सकता है कि 10 साल बाद में आपको गलत लगते हों, है ना? लेकिन वो उस समय की ज़रूरत क्या थी, किस हिसाब से, किस परिस्थितियों में क्या कदम उठाए गए, वो भी समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना जो है आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ समय जो है उसको विश्लेषण अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी खामियाँ आपको दिखाई दे जाएँगी। जैसे आप फ़र्ज़ करिए कि अगर आप कबीर को के कविताओं को की कई सारी जो दोहे हैं उनको अगर अभी आप विश्लेषण करने बैठेंगे तो आपको महिला विरोधी लगेंगे। या तुलसीदास के लिखी हुई जो रामचरितमानस है उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई ऐसी हैं जिनको अगर आप अभी उस समाज से बाहर उस समय के बाहर अगर देखेंगे तो वो बहुत गलत लगती हैं, बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगती हैं। लेकिन समय उस समय का था, और उस समय के दायरे के हिसाब से जब आप चीज़ों को विश्लेषण करते हैं तो आपको समग्रता में सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मिलिटेंसी जिस हिसाब से पाकिस्तान से जिस समय खालिस्तानी मिलिटेंट्स को जिस किस्म के हथियार मिल रहे थे, जिस किस्म की इमदाद मिल रही थी और जितनी भयंकर मिलिटेंसी वहाँ पे थी, उसके खिलाफ जिस तरीके से पुलिस फ़ोर्स लड़ रही थी, उसमें हो सकता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हुई। मतलब इससे कोई गलत बात नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है पंजाब में हुई, मास किलिंग पंजाब में हुई। बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं इसकी इसके चपेट में आए, बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन पंजाब के उस समय की परिस्थिति क्या थी आपको वो भी समझना साथ-साथ ज़रूरी है। हम्म, दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके रखेंगे तो पिक्चर पूरी क्लियर नहीं होगी। तो हम्म, पूरा जो है आपके सामने जो स्थिति परिस्थिति है वो समझने में आपको दिक्कत होगी। तो हम्म, ये 2 बातें हैं। अब केपीएस गिल ने किया, कैसे नहीं किया, उसके बाद जूलियस रिबेरो भी रहे और तमाम जो है पंजाब में किस तरीके से मिलिटेंसी हैंडल की गई, ये अपने आप में बहस की बात है। लेकिन मिलिटेंसी वहाँ पे थी, बहुत सही बात है। मास किलिंग वहाँ पे हो रही थी मिलिटेंट्स की तरफ से, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर पुलिस कर रही थी, मिलिटेंट भी कर रहे थे, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन था। वो एक कोई सामान्य जो है राज्य नहीं था। वो मध्य प्रदेश या गुजरात या राजस्थान नहीं था, वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही थी, गाँव-गाँव में मिलिटेंट बैठे हुए थे, उनकी चौकियाँ लगी हुई थी, पुलिस इधर से उधर जा नहीं सकती थी। तो तरन-तारन में जाके एक बार जो है केपीएस गिल ने अपने ऑफ़िसर्स के साथ में रात को जो है मीटिंग बुलाई अपने ऑफ़िसर्स की, और वो ये देखना चाह रहे थे कौन से ऑफ़िसर्स उनके जो है मिलिटेंट से डर रहे हैं, कौन से जो हैं उनमें ये साहस है, बहादुरी है कि वो मिलिटेंट्स के सामने खड़े हो सकते हैं। वो बिल्कुल तरन-तारन, बाबा बटाला वाला एरिया जो है, जो कि मिलिटेंट्स का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे। तो उन्होंने जानबूझ के अपने अफ़सर्स की मीटिंग वहाँ पे बुलाई खुद। मतलब आप ये समझिए कि एक मतलब वो किसी भी किस्म के मिसएडवेंचर्स भी कर सकते थे अपने जो जो उनको टास्क दिया गया है उसके लिए, और उन्होंने मिसएडवेंचर्स बहुत जगह किए, अपनी जान खतरे में डाली। मतलब आप ये समझिए कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में जो धागे भर का फ़र्क है, वो ये होता है कि आप बच जाते हैं या आप मारे जाते हैं। अगर आप मारे गए तो आप बेवकूफ़ कहलाएँगे, अगर आप बच जाते हैं तो आप बहादुर कहलाते हैं। तो वो स्थिति जो है, वो कई जगह पे केपीएस गिल ने वो ऐसे ऐसे कदम उठाए जहाँ पे इतनी रिस्क ली, जहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद ली, क्योंकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब लीड बाय द एग्जांपल वाली स्थिति उनके साथ में थी। तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे अगर आप केपीएस गिल को बिल्कुल विलेन बना देना चाह रहे हैं, तो मैं उस बात से भी सहमत
नहीं हूँ, क्योंकि उस समय का पंजाब जिस स्थिति में था, उस समय के पंजाब को ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत थी जो कि बिल्कुल हार्ड टास्क मास्टर हो और वो बिल्कुल अपने टास्क को पूरा कर सके, खत्म कर सके, इस मिलिटेंसी से निजात दिला सके। और उस मिलिटेंसी का हुआ क्या? आप ये समझिए कि जो 70 के दशक में जो पंजाब बहुत प्रॉस्परस पंजाब था, जहाँ पे बहुत हरित क्रांति के बाद में पंजाब धन-धान्य से जो है बिल्कुल संपन्न था, एक अच्छी संपन्नता वहाँ पे देखी जा रही थी। तमाम विदेशों से ट्रैक्टर मंगवाते थे वहाँ के किसान, और वो स्थिति जो है वो बदलते-बदलते अभी की पंजाब की क्या स्थिति है कि इस मिलिटेंसी की वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ खत्म हो गई, जो लुधियाना बड़ा हब हो सकता था इंडस्ट्रीज़ का, वो पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल हब जो है खत्म हो गया। कुछ फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स ने आग लगा दी, कुछ को मिलिटेंट्स ने बंद करवा दिया। जो व्यापारी थे वो भाग खड़े हुए, क्योंकि वहाँ से हफ्ता वसूली जो है वो मिलिटेंट्स के द्वारा करवाई जा रही थी। तो पंजाब का जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है कि जबकि उनकी 45% जीडीपी के तकरीबन जो है उनकी कर्ज़दारी है, वो भयंकर कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये स्थिति क्यों बनी है? उसकी देन भी यही मिलिटेंसी। क्यों पंजाब का जो नौजवान है उसके पास में रोज़गार नहीं, उसको बाहर एकमात्र रास्ता दिखता है कि वो कहीं कनाडा चला जाए या अमेरिका चला जाए, डंकी मार के चला जाए, किसी भी तरीके से वो इस देश से निकल जाए। और वहाँ पे जिस तरीके से नशे के लत के लोग शिकार हुए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, इनको आप जो एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि केपीएस गिल ने वो उस समय जो किया, वो नीड ऑफ द आवर था। उस समय वही किया जाने की ज़रूरत थी। हालाँकि उसमें जो है कई जगहों पे निर्दोष लोग भी मारे गए, और बिल्कुल जो है इसकी मज़म्मत अपने को करनी चाहिए, इसके खिलाफ अपने को बोलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ़ आप केपीएस गिल को एक तरीके से उठा के एक विलेन की तरह पोर्ट्रे कर दें, ये भी बात जो है बिल्कुल गलत होगी। बिल्कुल, तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं और समय, काल, परिस्थिति का चक्र है जो कि विनय सुल्तान आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी जसवंत सिंह खालड़ा की क्या कहानी थी, केपीएस गिल की क्या कहानी थी, उस वक़्त दौर के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की क्या कहानी थी और पंजाब का उस दौर जो था, वो दौर था, वो कैसा था, ये एक तरीके से समझाने का आपको सुल्तान ने प्रयास किया। थोड़ा पॉलिटिक्स में भी बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, तो लोग बोले कि भाई सिनेमा में तो बैड सेंस में कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसके अंडर में ये सब चीजें हो रही थी। अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जो बात है, जो आरोप है, वो उस दौर में हो रहा था। तो अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को होगा। तो हुँ। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो उसने क्यों हटवा दी फिल्म? मतलब जाहिर सी बात है कि ये सर आदेश तो ऊपर ही से आया, केंद्र से ही आया होगा। अभी नहीं, तक इस अभी पे फिर क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं बहुत दावे हाँ, की शक्ल में बस। नहीं कह रहा, ये दावे की शक्ल में कह रहा हूँ। हाँ। जो चल रहा है उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हुँ। ताकि नैरेटिव थोड़ा सुल्तान क्लियर कर पाए। और आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है भाई कि क्यों हटा दिया गया इसको, इस तरह की चीजें चल रही है। पॉलिटिक्स कैसे देखी जाए इसको, आने वाले चुनाव में क्या इसका रिलेवेंस है सर? आने वाले चुनाव में इसका रिलेवेंस ये है कि पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले जो है गुरदास मान का गाना आने वाला था नशे के ऊपर, वो बाद में जो है वो गाना जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद में गुरदास मान का एक और गाना आया, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने 84 का मैसेकर और 47 के मैसेकर को जोड़ के दिखाया था। है ना? बहुत खूबसूरत गाना है। गुरदास मान शायद मतलब मेरे बहुत ही फ़ेवरेट सिंगर हैं, मतलब सिंगर के क्या हिसाब से नहीं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त वैसे भी करता हूँ इंसान के तौर पे, बहुत खूबसूरत इंसान है। लेकिन ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो मैसेकर्स हैं, 84 है, सिख मिलिटेंसी का जो दौर है, उस समय जो रिप्रेशन हुआ, जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हुआ, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ पे हुई, अदालत के बाहर जो किलिंग वहाँ पे हुई, तो उनके ऊपर जो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक ज़रूर है वहाँ इसीलिए पे। लौट लौट के आता है। इसलिए लौट-लौट के आता भी है, और वो हर चुनाव से पहले जो है आपको एक बार जो है, ये सारा मामला देखने को मिलेगा। अब ख़ास बात इसमें ये है कि किसान आंदोलन के बाद से ही आप ये समझिए कि पंजाब में अगर आप पंजाब का पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे वहाँ पे, तो शिरोमणि अकाली दल जो है वहाँ पे एक पॉलिटिक्स की एक धारा है जिसको कहा जाता है पंथक पॉलिटिक्स। पंथक पॉलिटिक्स एक तरीके से शिरोमणि अकाली दल से ही शुरू होती है, और शिरोमणि अकाली दल ही उसको अभी तक लीड करता हुआ आ रहा था। लेकिन प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद में सुखबीर सिंह बादल जो है उस स्पेस को पूरी तरीके से भर नहीं पा रहे थे। तो वो जगह जो है वहाँ पे एक जगह खाली थी। आम आदमी पार्टी ने जो एक तरीके से वहाँ पे रिप्लेस किया कांग्रेस के वोट बैंक में। लेकिन जो पंथक पॉलिटिक्स है वहाँ पे वो वैक्यूम था, और हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान जो है उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की, खास तौर पे एक अल्ट्रा जो पंथक किस्म की पॉलिटिक्स है, अल्ट्रा राइट विंग या सिख राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है, इसमें दल खालसा है, फिर ये आपके अमृतपाल सिंह हैं, सिमरनजीत सिंह मान हैं। अभी बेअंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी हैं, चुनाव जीती हैं। जो 3 सीटें जहाँ पे ऐसे लोग जीते हैं जिनका एक पीछे से जो पिछोकड़ जो है वो खालिस्तानी आंदोलन से रहा है। तो आप ये समझिए कि लगभग 11 सीटें हैं पंजाब में लोकसभा की, या 16 सीटें हैं, मैं मतलब मेरे को, लेकिन 3-4 सीटें जो हैं वहाँ पे
जीत रहे हैं ऐसे लोग जो कि सिख राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, जिनका खुलेआम जो खालिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं, इस किस्म की बातें। तो आप ये समझिए कि ऐसी स्थिति में पंजाब में ऐसा नहीं है कि वो सेंटिमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है। वो सेंटिमेंट है और वो ऐसा कभी नहीं था कि वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए वाइप आउट हो गया। लेकिन उस सेंटिमेंट का जो एक हिंसक चेहरा था, वो दिखना बंद हो गया था इस तमाम पुलिस कार्रवाई के बाद में। आप जो भी जिस तरीके से भी इसको एनालाइज़ करें, तो वो हिंसक चेहरा जो है वो दिखना बंद हो गया। लेकिन पॉलिटिकली आज भी खालिस्तान का जो मूवमेंट है वहाँ पे रिलेवेंट है। और उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि जो पंजाब है वो बहुत सेंसिटिव जगह है। भारत के लिए बॉर्डर स्टेट है और फिर वहाँ पे तमाम किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ हैं हमारी, तो उसको एक्सप्लॉइट करती रही आईएसआई और करने की कोशिश भी करेगी आगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है कि ऐसा अगर कोई मुद्दा है तो उसको बहुत सेंसिटिवली डील किया जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पंजाब में जो घटा है, पंजाब के लोगों के साथ में जो बेगुनाह मारे गए हैं, बेकसूर मारे गए हैं, उनकी कहानियाँ ना दिखाई जाएँ। लेकिन उसमें वो सेंसिटिविटी जो है, वो हमको रखनी पड़ेगी कि ताकि जो है वो लोगों को गलत तरीके से, गलत दिशा में जो है उद्वेलित ना करे। बिल्कुल, अब औ सेंसिटिविटी का मसला तो क्या है कि आप सिनेमा अगर देखेंगे तो फिर आपको जज करना होगा, उस पे हम बहुत जजमेंट पास नहीं करेंगे। हुँ, बाकी जो रियलिटी है, जो कहानी है, असल कहानी है, जिस पर ये कहानी जिस जिस कहानी से ये प्रेरित ये फ़िल्म बनी है सतलज, वो समझाने का, जो नैरेटिव चल रहे हैं वो बताने का और पंजाब का वो दौर समझाने का प्रयास इस वीडियो में हमने किया। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। कुछ कमी-पेशी रही हो तो भी बताइएगा, उसको हम आगे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी न्यूज़ प्रिंट्स देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान थे। ये वीडियो कैसा लगा हुँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।